एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जूलॉजी, जो कि इस वन शॉर्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट जूलॉजी कवर करेंगे। तो हम सारे चैप्टर्स को, जितने भी यूनिट्स हैं, उसके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ 17 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, जिनको आज हम इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसा कि जूलॉजी का टाइटल ही है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, तो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है उसमें पूरा बायोकेमिस्ट्री है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। तो लगातार हम ये सब पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम बीच बीच में फिजियोलॉजी भी करते जाएंगे। तो एक बायोकेम का करेंगे तो एक फिजियोलॉजी का कर लेंगे, तो ऐसे में हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स देख लेते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि बताओ व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित इंसान में जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जो बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ या लिविंग। ओके, ठीक है, तो दैट आर इसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ। वो मॉलिक्यूल्स जो एक इंसान में प्रेजेंट होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन करने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स। उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ज्यादातर वो कार्बन बेस्ड होते हैं। तो अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई करें तो सबसे पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड एंजाइम्स, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये 6 जो है क्लासिफिकेशन है बायोमोलिक्यूल्स के। अब हम आगे देखते हैं एक एक करके कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जिसमें भी CHO प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है जो कि किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग बायोमोलिक्यूल्स दैट फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? ये हमारे डाइट में हमेशा ही जाते रहते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका जनरल या फिर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है CnH2ON। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2NON। ओके, तो अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। नेचर में हर जगह जहां देखोगे वहीं कार्बोहाइड्रेट तुमको नजर आ जाएगा। ओके, दे आर फाउंड इन प्लांट्स एज अ स्टार्च। प्लांट्स में वो स्टार्च के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में, और एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सुगर्स सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट्स, हनी बी एंड ब्लड। तो जो शुगर होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो ये तो हम डेली कंज्यूम करते हैं ना, चीनी जो खाते हो वो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, इसके फंक्शंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे एक्ट एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे प्रमुख स्रोता है ये हमारे एनर्जी के। सप्लाई एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सर्व एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड एक यूनिट है, तो अगर ये यूनिट एक ही प्रेजेंट है तो इसको हम बोल देंगे मोनो। ठीक, एंड अगर ये 2 प्रेजेंट है तो इसको हम बोल देंगे डाई। ठीक है, ऐसे हम क्लासिफाई करेंगे। बेस्ड ऑन दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये एक प्रकार से पॉलीसैकेराइड्स ही होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं एक एक करके। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स आर यूजुअली स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड का मतलब तुम चीनी समझ लो बस,
जहां भी तुमको मोनोसैकेराइड दिख जाए तुम समझ लो चीनी। चीनी याद रख लो, तुमको मोनोसैकेराइड याद हो जाएगा। चीनी कैसा होता है? टेस्ट में मीठा होता है और कैसा होता है? क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल की तरह होता है इन नेचर, ठीक है। एंड सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल भी जाता है, ठीक है। तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स चीनी के हैं वही मोनोसैकेराइड्स के भी हैं, ठीक है। मोस्ट मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे पजेज अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो जो ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनको हम रिड्यूसिंग शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना उस पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आपको दिखाएंगे, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। यही जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की बात कर रहे हैं यही है फंक्शनल ग्रुप। तो जिसपे एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं एल्डोज, और जिसपे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं कीटोज। तो देखो, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मोनोसैकेराइड्स आर डिवाइडेड इनटू एल्डोजेज। तो जिसपे एल्डोजेज आर मोनोसैकेराइड्स दैट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। तो जिस भी मोनोसैकेराइड पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे एल्डोज। एल्डोज का एग्जांपल होता है ग्लूकोज, तो ठीक है। अब जो भी मोनोसैकेराइड पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं कीटोजेज, ठीक। तो इसका एग्जांपल हो गया फ्रक्टोज। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। इसमें फर्क क्या नजर आ रहा है तुम खुद देखो, क्या फर्क नजर आ रहा है? सब कुछ तो सेम है। इसमें एक CH2OH है, CH2OH है, इसमें भी सेम ये सारा कुछ। इसमें भी 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एक ही केवल, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ना CHO, ये ग्लूकोज में प्रेजेंट है इसलिए इसको हम ग्लूकोज बोल रहे हैं। और इसमें जो C डबल बॉन्ड O है ये है कीटोन ग्रुप, ठीक है, ये है कीटोन, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फ्रक्टोज। बस ये है स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, आप ड्रॉ कर लेना। और ऐसे ही एग्जाम हॉल में इसको कॉपी में अपने ड्रॉ करके आना है। अगर ड्रॉ कर देते हो तो तुमको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। अगर तुम मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड लिख रहे हो तो स्ट्रक्चर जरूर बनाना, वरना लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बना के आओगे तो एग्जामिनर तुमको फुल मार्क्स दे देगा। इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स, अब हम कुछ मोनोसैकेराइड्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी वही हमने पढ़ा ग्लूकोज जो कि इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज भी इंपॉर्टेंट है। और एक मोनोसैकेराइड हो गया राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। तुमने डीएनए पढ़ा है, आरएनए का नाम सुना है, डीएनए का नाम सुना है। तो जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं ना, तो वो जो स्टार्टिंग का डीऑक्सीराइबो है वो एक मोनोसैकेराइड है भाई। और जो राइबोज है, आरएनए जो बोलते हो ना, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो जो वर्ड आ रहा है ना वो मोनोसैकेराइड है। तो जो डीएनए और आरएनए है उसमें भी हमारा मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, उसमें भी हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, डीएनए आरएनए जो कि बेसिक यूनिट है, हमारे जो हेरिडिटरी सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट है और उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट हमारी लाइफ के लिए। तो देखो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का एल्डोज शुगर है। अभी हमने देखा 6 कार्बन प्रेजेंट था और उस पे क्या प्रेजेंट था? एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था जिसको हम एल्डोज शुगर बोल रहे हैं जिसलिए, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर बिकॉज इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड एंड सप्लाइज एनर्जी टू सेल्स। तो जो ग्लूकोज है इसको हम ब्लड शुगर भी बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और सेल्स को एनर्जी देता है, ठीक। ग्लूकोज इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट्स भोजन बनाते हैं अपना, वो उनका ग्लूकोज ही होता है प्राइमरी प्रोडक्ट। एंड इट सर्व्स एज द मेन फ्यूल फॉर द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखते हैं हम फ्रक्टोज की इंपॉर्टेंस, ठीक। तो फ्रक्टोज एक 6 मेंबर्ड या फिर 6 कार्बन कीटोज शुगर है। 6 कार्बन ग्लूकोज की तरह इसमें भी 6 कार्बन होते हैं और इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको कीटोज बोल रहे हैं, कीटोज शुगर। एंड कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी, ये फ्रूट और हनी में पाया जाता है। एंड इट इज द स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर। तो जितना भी शुगर होता है ना उसमें सबसे मीठा जो शुगर पाया जाता है वो फ्रक्टोज ही होता है। फ्रक्टोज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को बनाने में फ्रक्टोज का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अब देखो, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए व्हाइल डीऑक्सीराइबोज इज फाउंड इन डीएनए, जो कि हमने बात कर लिया है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के ऊपर पहले ही। तो दीज शुगर्स प्ले अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी हम मोनोसैकेराइड्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कार्बन एटम्स के बेस पे मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करेंगे। तो देखो जिन मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रायोजेज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3। और टेट्रोजेज, टेट्रा मतलब 4। तो जिस भी मोनोसैकेराइड में 4 कार्बन प्रेजेंट है उसको हम बोल देंगे टेट्रोजेज। एंड जिसमें 5 कार्बन उसको हम बोल देंगे पेंटोजेज, और जिसमें 6 कार्बन उसको हम बोल देंगे हेक्सोजेज। तो टेट्रोजेज कंटेन द 3 कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन प्रेजेंट होता है, इसको हम बोल देंगे ट्रायोजेज। और इरिथ्रोजेज में 4 कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम बोल देंगे टेट्रोजेज। और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में 5 कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम बोल देंगे पेंटोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम बोल देंगे हेक्सोज। और among these pentoses and hexoses are the most biologically important sugar। तो इन जो भी सुगर हमने देखा है ना, ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, इसमें से पेंटोज और जो हेक्सोस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शुगर है हमारी लाइफ का, ठीक है। क्योंकि देखो जो पेंटोजेज है ये हमारे डीएनए तक में प्रेजेंट है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज इन्हीं से तो मिलके बना है ना डीएनए, ठीक है। अब देखो डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड हमने पढ़ लिया। अब देखो डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास 2 मोनोसैकेराइड होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, मोनोसैकेराइड के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर 1 यूनिट प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे मोनो। मोनो मतलब होता है सिंगल। अगर 2 यूनिट प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे डाई। डाई मतलब होता है 2 डाइसैकेराइड यूनिट्स। और वो किससे जुड़े होते हैं, इनके बीच बॉन्ड होता है ना, उसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दे आर फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन। जब 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं और उनके कंबाइन होने से रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको रेज कर दे रही हूँ। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और H2O निकलता है, H2O निकलता है और ये डाइसैकेराइड बन जाते हैं। और डाइसैकेराइड के प्रॉपर्टीज हैं, दे आर यूजुअली स्वीट इन टेस्ट, मीठे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं पानी में, जैसे कि चीनी की तरह। चीनी भी मीठा होता है और पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो सम डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ये भी मोनोसैकेराइड्स की तरह कुछ कुछ डाइसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, व्हाइल अदर्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स की हम देख लें बात अगर तो सबसे पहला है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। तो एक ग्लूकोज ले लो, एक फ्रक्टोज ले लो, तो बन जाएगा हमारा सुक्रोज, ओके। इट इज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर, इसको हम टेबल शुगर बोलते हैं। एंड इट इज फाउंड इन शुगर केन एंड शुगर बीट। तो जो गन्ने का जूस पीते हो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। और जो तुम शुगर बीट खाते हो, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, शकरकंदी, उसमें भी सुक्रोज पाया जाता है। तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आ जाते हैं लैक्टोज पे। लैक्टोज इज अ कंपोस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जैसे हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाया तो शुगर, तो क्या बना? सुक्रोज। और वही हमने ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला दिया तो हमें मिल गया लैक्टोज। गैलेक्टोज से नाम से पता चल रहा है ना, लैक्टोज बनेगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड देयरफॉर इट इज नोन एज मिल्क शुगर। तो लैक्टोज जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं मिल्क शुगर। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। माल्टोज देख लेते हैं। माल्टोज इज कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इफ इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो जब हमारा डाइजेशन होता है स्टार्च का तब ये बनता है और इसको भी हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मिला के बनता है, ठीक। ओलिगोसैकेराइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। इसको हम पॉलीसैकेराइड के अंडर में रख सकते हैं, ठीक। पॉलीसैकेराइड मतलब होता है, पॉली मतलब मेनी। 1 यूनिट के लिए हमने मोनो वर्ड यूज किया था, 2 यूनिट के लिए हमने डाई वर्ड यूज किया था। 2 से ज्यादा है तो उसके लिए हम पॉली वर्ड यूज करेंगे, यानी मेनी, ठीक है। तो जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। 10 से ज्यादा भी हो सकता है ना, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। लेकिन है तो इसमें 2 से ज्यादा ही, इसलिए इसको हम पॉलीसैकेराइड के अंडर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। दे एक्ट एज इंटरमीडिएट फॉर्म्स बिटवीन डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ओके। तो इनका फंक्शन क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स आर मेनली इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन,
सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनका अलग ही रोल होता है, जैसे अभी हमने देखा ना मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड, उनका अलग रोल था, काफी ज्यादा अलग रोल था। इसका जो रोल है वो बिल्कुल अलग है। ये सेल रिकॉग्निशन में काम आ रहा है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में काम आ रहा है और इम्यून रिस्पॉन्स में काम आ रहा है। ठीक है, दे आर कॉमनली फाउंड अटैच्ड टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये प्रोटीन और लिपिड्स के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ मेनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। दे आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी में घुलते नहीं है, मीठे नहीं होते टेस्ट में एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो जो हमने मोनोसैकेराइड का नेचर देखा था ना, कैरेक्टरिस्टिक देखा था, उसका जस्ट अपोजिट कर दो तो हमें पॉलीसैकेराइड का कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही कनेक्ट करके याद करोगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा, लिख के भी आ पाओगे एग्जाम में। ठीक है, दे मेनली परफॉर्म स्टोरेज और स्ट्रक्चरल फंक्शन। ये स्टोरेज या फिर स्ट्रक्चर्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो देखो मैंने कहा ना स्टोरेज के काम आते हैं, तो स्टोरेज में जैसे कि स्टार्च हो गया। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट एंड इज स्टोर्ड इन सीड्स रूट्स एंड ट्यूबर्स। तो क्या करते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तब ये ब्रेक डाउन होते हैं, एनर्जी टूटता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो जो ये पॉलीसैकेराइड्स है ये स्टोरेज की तरह काम करते हैं और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में आ जाते हैं स्टार्च। स्टार्च कंसिस्ट of two components, amylose which is a straight chain and amylopectin which is a branched chain। ठीक है, तुम इतना याद रख लो, ये काफी है। इसको मत नहीं करोगे तब भी चलेगा, तुम्हारे पास टाइम कम है। वो चीजें पढ़ो जो तुम्हारे दिमाग में बैठ सके, एग्जाम हॉल में याद आ सके। ठीक है, तो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स एंड इज स्टोर्ड मेनली इन द लिवर एंड मसल्स। तो ग्लाइकोजन एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है जो कि एनिमल में उसके लिवर और मसल्स में जो है स्टोर हुआ रहता है। It is highly branched polysaccharide and is often referred to as animal starch। तो ये बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड होता है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो नेटवर्क की तरह जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हो गया ग्लाइकोजन का फीचर। अब हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो स्टोरेज वाला हमने पॉलीसैकेराइड देख लिया। अब देखो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, उसमें आ जाता है सेल्यूलोज। सबसे पहला सेल्यूलोज इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। तो जो प्लांट का सेल वॉल होता है उसमें सेल्यूलोज से ही तो बना होता है, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट बट डिफर फ्रॉम द स्टार्च इन बॉन्डिंग। ग्लूकोज से ही मिलके बना है, बट स्टार्च की जो बॉन्डिंग है और सेल्यूलोज की जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल अलग है। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम सेल्यूलेज। ह्यूमंस के पास जो सेल्यूलेज एंजाइम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्यूलोज एक्ट एज डाइटरी फाइबर। ओके, काइटिन देख लो। काइटिन इज a nitrogen containing polysaccharide found in the exoskeleton of insects and crustaceans in the cell wall of fungi। तो काइटिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ये एक पॉलीसैकेराइड होता है जो हम इंसेक्ट देखते हैं ना, जैसे तुम कॉकरोच को ले लो, कॉकरोच का जो ऊपर वाला जो बॉडी होता है वो एक जो स्केलेटन उसका जो पार्ट होता है वो काइटिन से मिलके बना होता है। ठीक, तो अगर तुमको ये चीज समझना है यार, मैं सच बता रही हूँ, मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करके एक वीडियो अपलोड किया है, वो उसको देख लो, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये काइटिन वाला एग्जांपल मैंने पूरा डायग्राम से पूरा उसका एक बढ़िया सा फिगर देके बहुत अच्छे से समझाया। तो वही चीज मुझे दोबारा से पढ़ानी पड़ रही है जूलॉजी के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम एक बार केमिस्ट्री वाला वीडियो देख के आओ। केमिस्ट्री वाला वीडियो देख लोगे तो जो तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम है उसके लिए तो काम आएगा ही। सेम चीजें वही मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, तो उसको देख लो, यहाँ वाली चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है।
अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बेसिकली इसमें हमें प्रोटीन्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके अलग अलग क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स दैट प्ले अ फंडामेंटल रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। तो प्रोटीन्स जो है ये लिविंग सेल्स के लिए एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेसिक से देखें तो ये हर जगह सेल में यूज होने वाली चीज है। दे आर पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर मतलब होता है एक चेन। वो किससे बना हुआ चेन है? अमीनो एसिड का बना हुआ चेन है, लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन्स क्या है? एक चेन है। किस चीज का चेन है? हमने चेन बना दिया, किस चीज का चेन है भाई? ये चेन है अमीनो एसिड्स का। पेन की थिकनेस कम करो, ठीक है। अब देखो, तो ये अमीनो एसिड्स की चेन है, ये जो रेड कलर का है ये अमीनो एसिड, ठीक है। ये एक लंबी सी चेन है, और जो ये जैसे एक अमीनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया, जिस बॉन्ड से ये कनेक्टेड है इसको हम बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो जो प्रोटीन होता है वो क्या है? प्रोटीन एक पॉलीमर है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, जो कि अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। Proteins perform many biological functions such as enzymatic catalysis, transport of molecules, structural support, immune defense and regulation of metabolic processes। जहां देखो वहीं प्रोटीन है, हर जगह प्रोटीन का रोल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है प्रोटीन हमारे बॉडी में, ठीक। द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड जनरली कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। तो जो अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता है उसमें अमीनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होगा ही, अमीनो एसिड में अमीन यानी नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन का तो होना लाजमी है, ठीक है। तो अभी हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। अमीनो एसिड बनाने के लिए हमें चाहिए एक कार्बन, कार्बन से अटैच कर देंगे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच कर देंगे यहाँ पे ऊपर NH2 अमीनो ग्रुप, और एक हम ऐड कर देंगे R ग्रुप, और इधर ऐड कर देंगे एक COOH, ठीक है। ये हो गया हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जहाँ पे अमीन ग्रुप है तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। R इज द साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप दैट डिफर्स इन ईच अमीनो एसिड। R एक फंक्शनल ग्रुप है जो हर अमीनो एसिड में चेंज होता है। तो इस R के ही बेसिस पे हम अलग अलग अमीनो एसिड्स डिसाइड करते हैं, जिसमें R ग्रुप अलग होगा। अगर यही R की जगह हम H लिख दे तो इसको हम बोल देंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है, क्योंकि इसमें बस H ही लगा दो तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। तो प्रोटीन्स एग्जिबिट सेवरल लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो हमारे बॉडी के लिए जो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उनका होता है, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 लेवल्स। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम 4 लेवल्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहला हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। अब हम इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को एक एक करके देखेंगे। मैं एक बार और बता दूं कि जो ये तुम पढ़ रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले हैं लॉन्ग आंसर्स में। ये जो 17 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी ना, ये सारे लॉन्ग आंसर्स करवाऊंगी। इसमें से 2 तो 100% तुम्हारा लॉन्ग आंसर में फंस ही जाएगा, और जो बाकी के 15 क्वेश्चंस लॉन्ग वाले बचे, उन लॉन्ग क्वेश्चन में कोई शॉर्ट में दिख जाएगा तुमको, कोई वेरी शॉर्ट में दिख जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जो 17 क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, 17 क्वेश्चंस, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, तो बहुत अच्छे से करके जाना। एक एक नोट्स बना लो एक एक क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिख लो, और एग्जाम से एक दिन पहले उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करके याद करके जाना, ठीक है। तो देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। The primary structure refers to the linear sequence of amino acid। लीनियर यानी एक सिंगल लाइन की तरह है ये अमीनो एसिड्स, ये एक सिंगल लाइन है, इस पे ये ऐसे अमीनो एसिड्स बने हुए हैं। मतलब अमीनो एसिड इस तरीके से अटैच है कि वो एक सिंगल लाइन की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं अमीनो एसिड्स के बीच में, इसलिए बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विच आर कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने बताया ना, अमीनो एसिड्स के बीच में पॉलीपेप्टाइड यानी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे
पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बीच में, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। तो जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है ये कोवेलेंट है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है एंड फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। तो एक कार्बोक्सिल और एक, जैसे एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड लिया हमने, तो जो अमीनो एसिड है उसका एक कार्बोक्सिल ग्रुप ले लेंगे और जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका हम अमीनो ग्रुप ले लेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो जो बीच का जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा और वो दोनों अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो इसको चलो ऐसे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको अच्छे से याद कर लो, इसको बना के आना है डायग्राम, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, मैं बहुत कितनी शिद्दत से बताऊं कि कैसे तुमको ये याद करना है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता भी नहीं सकती। ये एन टर्मिनल है, ये इरेज कर देती हूँ, दिखेगा, ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। ये हो गया एक अमीनो एसिड, देखो इसमें कार्बन है, अमीन ग्रुप है, हाइड्रोजन है, आर ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये हो गया दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये जो पहला अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसको हम कैसे जोड़ रहे हैं, पहले अमीनो एसिड का हम कार्बोक्सिल ग्रुप ले रहे हैं और जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका हम ये अमीन ग्रुप ले रहे हैं, इसका कार्बोक्सिल इसका अमीन, इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो मिल रहा है ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, समझ आएगा तब। ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये जो बॉन्ड है इसको हम बोल रहे हैं पेप्टाइड। अब यहाँ देखो और अच्छे से समझ आएगा, देखो ये है प्राइमरी, ये है पहला अमीनो एसिड और ये है दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये COOH है, पहले अमीनो एसिड का हमने COOH ले लिया और जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका हमने NH2 ले लिया। अब इन दोनों के बीच में देखो ये बॉन्ड बन रहा है और ये H2O जो है ये रिलीज हो जाएगा, H2O निकलेगा और ये दोनों ऐसे सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये बोल देंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड और H2O रिलीज हो जाएगा, यानी एक पानी निकलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना H2O माइनस, तो ये माइनस हो रहा है यानी पानी रिलीज हो रहा है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये डायग्राम यानी ये जो भी स्ट्रक्चर है इसको बना लूँ, ओके। प्राइमरी हमने पढ़ लिया, एक सिंगल चेन की तरह था प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो सिंगल चेन थी ना ये फोल्डिंग करेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्डिंग करेगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो जो पेप्टाइड ग्रुप्स थे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से ये ऐसे क्वाइलिंग करेंगे, ठीक। तो द पेप्टाइड बैकबोन फॉर्म्स a regular repeating structure stabilized by the hydrogen bonds between carbonyl C double bond O and amide NH groups। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक बैकबोन है। तो अभी हम देखते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसके दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक बनेगा अल्फा हेलिक्स और दूसरा बनेगा बीटा प्लेटेड शीट्स। तो सबसे पहले देखो अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, द पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल्स इनटू द राइट हैंडेड स्पाइरल। तो जो अपना राइट हैंड ऐसे सामने लाओ और उसको ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से घुमाओ तो वो बन जाएगा अल्फा हेलिक्स, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका स्टेबिलाईजेशन होता है। ईच टर्न कंसिस्ट ऑफ या फिर कंटेन्स 3.6 अमीनो एसिड। जो ये एक बार घूमा है ना इसमें 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन C एंड O, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ऑफ वन अमीनो एसिड एंड NH ऑफ फोर्थ अमीनो एसिड। तो जो पहला अमीनो एसिड है उसका CO एंड जो दूसरा फोर्थ अमीनो एसिड है उसका हम NH लेंगे, दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे तो वहां पे एक क्वाइलिंग सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है केराटिन, जो कि एक प्रोटीन है जो कि हेयर्स और नेल्स में पाया जाता है, ओके। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही ये दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट, दो तरीके से मुड़ता है ना। तो इस स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है लाई साइड बाय साइड एंड फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर। उसमें जो हमने देखा प्राइमरी में जो सिंगल लाइन की तरह लीनियर स्ट्रक्चर था, तो हमने देखा सेकेंडरी में एक देखा हमने एक ऐसे हेलिक टाइप का स्ट्रक्चर था, हेलिक्स बना रहा था। दूसरा जो है वो शीट टाइप का बना रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ शीट टाइप का, ओके। बीटा प्लेटेड शीट इनको हम बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट चेन्स। उसमें फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, इसमें एडजेसेंट चेन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ओके। इसका एग्जांपल है सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन्स। अब देखो तुम
टर्सरी। तो देखो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? द टर्सरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी तक जो तुमने देखा वो टू डायमेंशनल था, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन थी, एक अल्फा हेलिक्स था, एक जो है शीट टाइप का था, ओके। और दूसरा ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये थ्री डायमेंशनल है, ये 3D में है, ओके। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन साइड चेन्स आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। तो जो हमने देखा था अमीनो एसिड में आर ग्रुप प्रेजेंट था, तो जो अलग अलग अमीनो एसिड के अलग अलग आर ग्रुप है उनका जो इंटरेक्शन होता है तो उससे बनता है ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि 3D टाइप में होता है, ओके। सेवरल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स स्टेबलाइज द टर्सरी स्ट्रक्चर, जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा था, तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करेगा और आयनिक बॉन्ड भी स्टेबलाइज करेगा। फॉर्म्स बिटवीन पोलर साइड चेन्स, एंड जो आयनिक बॉन्ड है या फिर सॉल्ट ब्रिज है ये बनता है बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड साइड चेन्स, ओके। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी चौथा स्ट्रक्चर प्रोटीन का। द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दो या फिर दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जब हम जोड़ते हैं, अरेंज करते हैं, दैट कंबाइन टू फॉर्म फंक्शनल प्रोटीन। तो फंक्शनल प्रोटीन बनता है, एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक प्रोटीन बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। तो ये किससे जुड़ते हैं? सबसे पहला देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं इनकी वजह से ये बनता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी फोर्थ स्ट्रक्चर। ये इन तीनों का रोल होता है इसको बनाने में, जोड़ने में, ठीक है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड अ सब यूनिट। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है ना, तो जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम बोल देंगे सब यूनिट, ओके। इसका एग्जाम्पल हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है। 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। तो दीज सब यूनिट्स वर्क टुगेदर टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। और जो ये सब यूनिट्स हैं यानी पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड में। इसका दूसरा एग्जांपल हो गया कोलेजन, व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मिंग ट्रिपल हेलिक्स। तो जो इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और कोलेजन हो गया एग्जाम्पल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, हीमोग्लोबिन और कोलेजन, याद कर लेना। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस देख लो भाई, इतना सारा चीज हमने पढ़ा, इसकी जरूरत क्या है वो देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। तो जो भी हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा है वो स्ट्रक्चर जो है वो बने ही उस हिसाब से है कि जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी उनका फंक्शन होता है वो उसी हिसाब से बनते हैं, ठीक है, कि वो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाए। द एंजाइम्स रिक्वायर स्पेसिफिक शेप टू बाइंड सबस्ट्रेट। जो एक एंजाइम होता है उसको एक परफेक्ट शेप चाहिए ताकि वो अपने सबस्ट्रेट से जो है बाइंड कर पाए। ये अभी हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल्स एंड टिश्यू। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, जिसमें स्ट्रक्चरल वर्ड आ जाए तो समझ लो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सेल का जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैरी मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हमने हीमोग्लोबिन देखा, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ना ब्लड में। एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड टू फॉरेन एंटीजेंस। ये मैं इरेज कर दी हूँ, तुमको दिखेगा फिर से। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो फॉरेन जो एंटीजेंस होते हैं उनसे बाइंड करते हैं, ठीक है। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज एल्टर्ड, अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसी तरीके से चेंज कर दे, गर्म करके उसको, या फिर उसका पीएच चेंज कर दे, या फिर किसी केमिकल की वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, प्रोटीन बिकम्स डीनेचर्ड लूजिंग इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा। यानी एक जो प्रोटीन है उसका जो भी काम होता है वो उसके स्ट्रक्चर से उसके स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होता है। अगर उसके स्ट्रक्चर में हमने जरा सा भी चेंज किया तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ओके, तो रिस्पायरेशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस by which oxygen is taken into body and carbon dioxide is eliminated। respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिससे
जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, along with release of energy from the oxidation of food. Okay, so it involves breathing, ventilation जिसको हम बोल रहे हैं, exchange of gases, transport of gases and cellular respiration. तो एक जो respiration होता है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? ब्रीदिंग, सबसे पहले सांस लेना, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी बॉडी के बाहर आता है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड सेल्यूलर रिस्पायरेशन, अब जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चला गया है वो उन गैसेज को जो हमारी सेल्स, कैसे वो हमारी सेल्स के अंदर तक जाएगा, वो सारी चीजें इन्वॉल्व करती हैं, एक रिस्पायरेशन में देखी जाती हैं। ओके, रिस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रिस्पायरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो जो है वो रेगुलेट करता है, वो कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन को थ्रू अ रिस्पायरेटरी सेंटर। एक रिस्पायरेटरी सेंटर होता है जो कि रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में ब्रीदिंग आता है, तो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टू अल्टरनेटिंग प्रोसेस। अल्टरनेटिंग का मतलब एक के बाद एक होने वाला। तो सबसे पहला आता है इनहेलेशन यानी सांस लेना, दूसरा आता है एक्सपीरेशन, सांस को बाहर यानी सांस को छोड़ना, बाहर निकालना, विच आर कंट्रोल्ड बाय चेंजेस इन द प्रेशर विद इन द थोरेसिक कैविटी। तो जो रिस्पायरेशन होता है वो एक मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है जिसमें दो चीजें आती हैं, सांस लेना, सांस बाहर निकालना। ओके, अब देखो, अब हम सबसे पहले देखेंगे सांस लेते हैं तो हमारे जो थोरेसिक कैविटी होती है, ये है थोरेसिक कैविटी, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या होता है। ओके, तो देखो इनहेलेशन यानी जब हम सांस लेते हैं, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्स एनर्जी। तो जो हम सांस लेते हैं ना, एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी सांस लेने में भी हमारी एनर्जी लगती है भाई। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान क्या होता है, जो डायाफ्राम है वो कंट्रैक्ट कर जाता है और बिकम्स फ्लैट यानी कि जैसे जो हमारा नेचुरली जो डायाफ्राम होता है वो थोड़ा सा ऐसे टाइप का प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं ना तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, यानी नीचे की तरफ आ जाता है, कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखो इसमें ज्यादा कर्व है, इसमें थोड़ा सा कम कर्व है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो फिगर दिया गया है, इसमें देखो जो ये एरो बना है ना, इधर देखो जो ये एरो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी जो ये ब्लू कलर का डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, the external intercostal muscles contract, lifting the ribs upward and आउटवर्ड। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, जब हम सांस लेते हैं तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं, एंड दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। जब ये बाहर की तरफ निकल जाती हैं और ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है तो इसके जो बीच में कैविटी है उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ज्यादा जगह आ जाती है। तो एज वॉल्यूम इंक्रीजेज, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, तो अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस एयर फ्लोज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू लंग। तो जैसे ही जो थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम होता है तो देखो जैसे कोई चीज कि किसी तरफ ज्यादा है तो और किसी तरफ कम है, तो जहां पे कम है उधर जो ज्यादा है उस साइड से कम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, जैसे एक सीड ले लो, सीड बीज ले लो, उसके चारों तरफ पानी डाल दो, बीज में क्या है, पानी की मात्रा कम है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है ना, पानी बीज के अंदर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर थोरेसिक कैविटी बढ़ती है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है, तो जो बाहर से गैस जो है वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार से कंसंट्रेशन वाली से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो तो तुमको समझ आ जाएगा, समझने के लिए बता रही हूँ मैं वो सीड वाला एग्जाम्पल। ओके, तो इस वजह से जब प्रेशर का डिफरेंस आता है तो जो एयर है वो हमारे जो लंग्स में चला जाता है। तो ये होता है जब हम सांस लेते हैं, क्या होता है, जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा फ्लैट टाइप का हो जाता है और जो थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, ये दो चीजें याद रख लो, काफी है। अब आता है एक्सपीरेशन, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं, तो दिस इज यूजुअली अ पैसिव प्रोसेस। जब हम सांस लेते हैं उसमें एनर्जी लगती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। ओके, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, जो डायाफ्राम हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिलैक्स हो जाता है एंड बिकम डोम शेप्ड। देखो डोम शेप्ड का यानी ऐसे हो जाता है, पहले जब हमने सांस लिया था तो वो
ऐसे था, कुछ इस तरीके का। जब हमने सांस छोड़ा तो वो डॉम शेप्ड का हो गया। ओके, द इंटरनल कोस्टल मसल्स रिलैक्स कॉजिंग रिब्स टू मूव डाउनवर्ड। जो इंटरनल कोस्टल मसल बाहर की तरफ निकली थी, अब वो अंदर की तरफ फिर से चली जाती है। अब अंदर की तरफ फिर से चली गई और जो डायाफ्राम था वो ऊपर की तरफ आ गया, तो क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी थी उसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो दिस रिड्यूसेस द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। As a result, pressure inside the lungs increases above the atmospheric pressure. Intrapulmonary pressure है वो बढ़ जाएगा। Okay, thus air is expelled from the lung. अब जब जो चीज अंदर बढ़ गई है वो बाहर भी निकलेगी। जैसे पहले बाहर था ज्यादा तो अंदर आ गया, अब अंदर ज्यादा है तो वो बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से सांस लेना और सांस छोड़ना का प्रोसेस होता है, यानी इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन। अब यहाँ से इस डायग्राम से तुम समझने की कोशिश करो। तो देखो, इसमें जब हम सांस ले रहे हैं तो डायाफ्राम, इधर देखो, देखो जब हम सांस ले रहे हैं तो डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, वो एरो जो ये डाउनवर्ड दिख रहा है ना, ये है हमारा डायाफ्राम, ये नीचे की तरफ आ जाता है जैसे ही सांस, जैसे ही एयर जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में इंटर करता है। ओके, तो वॉल्यूम भी बढ़ जा रहा है, ये रिब्स एंड स्टर्नम जो है ये बाहर की तरफ आ जा रही है। ओके, और वही जब हम सांस को छोड़ रहे हैं, एक्सपीरेशन कर रहे हैं, तो ये जो डायाफ्राम था ये अंदर की तरफ जा रहा है, एंड ये जो ये थोरेसिक कैविटी थी ये भी अंदर की तरफ, ये देखो रिब्स एंड स्टर्नम सब अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये थोरेसिक कैविटी कम हो रही है। ये तुम खुद देखो, इसमें डायग्राम में देखो, जो थोरेसिक कैविटी है इसमें ज्यादा स्पेस है और इसमें जरा सा स्पेस है, बिल्कुल। ठीक है, तो जब सांस छोड़ते हैं तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, और जब सांस लेते हैं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पायरेशन क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, ये हमें एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन देता है। इट रिमूव्स टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है सांस छोड़ते वक्त। ओके, इट मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस एंड इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल्स। हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, तो ठीक है, इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ, आवर सेल्स। ओके, तो ये हो गया, थोड़ा और देख लो, इससे तुम और क्लियर कर लो। इसमें देखो, जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें डायाफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है। तुम इससे देख के बताओ इसमें क्या पता चल रहा है। इससे डायाफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायाफ्राम का, यानी हम सांस ले रहे हैं, तो ये इंस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो गया, इंस्पिरेशन का। ओके, इतना लिख दे रही हूँ, समझ आ जाएगा। इसमें डायाफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है यानी रिलैक्स हो रहा है, तो ये एक्सपीरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में हम ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग टू टिश्यूज बाय ब्लड इन टू फॉर्म्स। तो जो है ऑक्सीजन लंग से टिश्यूज में दो रूप में जाता है। कैसे जाता है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एक डिजोल्व इन प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, तो ये दो ये तरीके हैं जिससे ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज के अंदर जाता है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किया जाता है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, इसके थ्रू ज्यादा जाता है। तो अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाउंड टू द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। तो जो आरबीसी होती है उससे हमारा ऑक्सीजन बाइंड करता है और उसके थ्रू ये हमारे सेल्स में जो है उसके थ्रू ये हमारे सेल्स तक जाता है, टिश्यूज तक जाता है। ओके, हीमोग्लोबिन कंबाइंस रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हो गया हीमोग्लोबिन, ये O2 के साथ कंबाइन करता है तो ये रिएक्शन करके HbO2 बना लेता है, जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसके थ्रू ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाता है हमारे टिश्यूज के पास। ओके, तो देखो, दिस रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज वेयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो। टिश्यूज में जहां भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा यानी टूट जाएगा टू रिलीज ऑक्सीजन। जो ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए हैं, तो जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी ये टूट के फिर से इस रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया ना हीमोग्लोबिन से। अब जिस भी टिश्यू को जरूरत होगी ऑक्सीजन की वो इस्तेमाल कर लेगा। डिजॉल्व्ड प्लाज्मा, तो अबाउट 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड प्लाज्मा फॉर्म। ओके, तो जो बाकी के 3% बचे हुए ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा से डिजॉल्व होके प्लाज्मा में घुल के चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा दिया, अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन टिश्यूज इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स इन 3 फॉर्म्स। 3 रूप में जाता है। तो सबसे पहला है
बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में मेजर फॉर्म यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट आयन बना के ही निकल जाते हैं। एंड इसमें क्या होता है, CO2 डिफ्यूजेज इनटू RBC, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो RBC से डिफ्यूज होता है, RBC में डिफ्यूज होता है एंड रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो RBC से जो है डिफ्यूज कर लेता है, डिफ्यूज करके उसमें रिएक्शन करता है, किससे, किसके साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करके वो H2CO3 बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट बोलते हैं, अगर इस पे सिंबल लगा है जैसे इसमें माइनस चार्ज लगा है तो अब हम इसको बोलेंगे आयन। ओके, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स अब इनटू द बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयंस। तो जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो ये इस रूप में टूटता है, लाइक एक H+ देगा और एक HCO3- देगा। अब हम इसको बोल देंगे बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेज इनटू प्लाज्मा एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू लंग। तो जो बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा में डिफ्यूज कर लेगा और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा टू लंग्स यानी लंग को। यानी जब हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाया तो हमने ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू के पास भेजा, वहीं हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाया तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग की तरफ भेजा, यानी इसको बाहर निकाल रहे हैं। ओके, दूसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% रेट पे इसको हम यूज करते हैं। लाइक CO2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन HbCO2। जैसे ऑक्सीजन बाइंड किया था, HbO2 बनाया था, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है और HbCO2 बनाता है। ओके, और तीसरा तरीका है प्लाज्मा में डिजोल्व होके 5 to 10% इसका रेट है। स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली इन द डिजोल्व्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन। तो सबसे पहले देखो, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अ टिपिकल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक न्यूरॉन में 3 पार्ट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हो गया साइटोन, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। तो द सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो सेल बॉडी होती है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन होता है पूरा, उसका जो ये सेल बॉडी पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स निसल्स ग्रेन्यूल्स, और जो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है उसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में मददगार होते हैं। अब देखो ये है न्यूरॉन, ये स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करके आना है विथ नेम्स। तो देखो ये हो गया सेल बॉडी। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल बॉडी है। तो ये हो गया सेल बॉडी, और इसमें जो साइटोप्लाज्म में ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये हो गए निसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारा एक्सॉन वाला पार्ट, ये जो इतना लंबा सा दिख रहा है ये है एक्सॉन। एक्सॉन पे क्या प्रेजेंट है, स्वान सेल्स प्रेजेंट है। ये जो ऊपर ऐसे 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 दिख रहा है ना, ऊपर नीचे, ये है स्वान सेल्स, और इसके स्वान सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है ये माइलिन शीथ। ओके, स्वान सेल्स पे प्रेजेंट होता है माइलिन शीथ, और जो ये बीच में यानी जो 2 स्वान सेल्स है उनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, ये है नोड्स ऑफ रेनबियर। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला पार्ट्स है इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसके एक्सॉन टर्मिनल में जो ये बल्ब टाइप का पार्ट है लास्ट वाला, बिल्कुल एकदम टर्मिनल वाला, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, एक्सॉन। तो देखो, एक्सॉन इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन दैट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो हमने देखा ना, ये सेल बॉडी था, फिर एक्सॉन था, फिर इसके कुछ कुछ ऐसे निकले हुए थे, तो ये एक्सॉन हो गया। ये सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऐसे समझ लो। ठीक है, लेके जाता है। ओके, इट मे बी कवर्ड बाई माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाई स्वान सेल्स एंड द गैप्स बिटवीन माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। जो वहां पे मैंने बताया वही चीजें इधर लिखी हुई हैं। तो अगर तुम डायग्राम बना लेते हो तो डायग्राम बना के तुम एक एक चीजें लिख सकते हो कि उस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, वो तुमको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। ओके, इजी। The terminal part of the axon forms a synaptic knob which releases neurotransmitter। तो जो इधर देखा था ना तुमने, ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला
इसमें इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन, कैरीज इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, ओके, एंड मोटर न्यूरॉन्स कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स, एंड इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट न्यूरॉन्स विद इन द सीएनएस। तो सबसे पहले आता है हमारा रिसेप्टर से सीएनएस तक इम्पल्स को पहुंचाता है सेंसरी न्यूरॉन, फिर आता है हमारा मोटर न्यूरॉन जो सीएनएस से इफेक्टर तक पहुंचाता है, और जो ये इन दोनों को जोड़ के रखता है वो है हमारा इंटर न्यूरॉन, ओके। मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन, यानी नर्व कंडक्शन का ही मतलब हो गया एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जो सेंस कर पाते हैं हम, वो कैसे होता है, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स। नर्व इम्पल्स किस वजह से होता है? नर्व इम्पल्स जो है वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के बीच पे, वो उनके चेंज की वजह से होते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहला आता है एक्शन पोटेंशियल में रेस्टिंग पोटेंशियल। एट रेस्ट द न्यूरॉन हैज अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। जब रेस्टिंग पोटेंशियल पे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी उथल पुथल नहीं हो रहा, तो उसको हम बोल देंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। इसमें आउटसाइड यानी जो मेम्ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट है उस पे सोडियम आयंस होते हैं, और इनसाइड मेम्ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में पोटेशियम आयन होते हैं, और मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट, ओके। अब दिस इज मेंटेन्ड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। तो रेस्टिंग पोटेंशियल का ये क्राइटेरिया हो गया। अब डीपोलराइजेशन होगा व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड। जैसे ही स्टिमुलस आता है तो रेस्टिंग पोटेंशियल से फटाफट से डीपोलराइजेशन हो जाता है, यानी जो सोडियम चैनल बाहर था आराम से, वो सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, यानी जो सोडियम बाहर प्रेजेंट था वो सोडियम चैनल ओपन होता है, तो सोडियम जो आयंस होते हैं वो सेल की तरफ आ जाते हैं, यानी जो बैरियर हो गया ना, सोडियम इधर है, इधर पोटेशियम है, ओके। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है सोडियम अंदर की तरफ आने लगता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स पॉजिटिव +30 मिलीवोल्ट। पहले हमने देखा 70 था, ठीक है, -70, एंड दिस चेंज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट चेंज होने को ही हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है? आफ्टर डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल क्लोज। तो जब डीपोलराइजेशन हो जाता है तो जो सोडियम चैनल ओपन हुआ था, जिसके थ्रू सोडियम अंदर आया था, अब वो सोडियम चैनल क्लोज हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। जैसे ही सोडियम चैनल बंद हुआ, पोटेशियम चैनल खुल गया। तो जो पोटेशियम था वो अंदर से बाहर की तरफ जाने लगता है। इसका चैनल खुला था, अभी कह रहा है ये मैं भी जाऊंगा, तो द मेम्ब्रेन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल नेगेटिव स्टेट। तो फिर से जो है वो अपने नेगेटिव स्टेट में आ जाते हैं, यानी माइनस वाली स्टेट पे। तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। समटाइम्स एक्सेसिव के लीव्स द सेल। तो कई बार क्या होता है, जो बहुत ज्यादा पोटेशियम सेल के बाहर चले जाते हैं तो मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। देन रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी -70 होना चाहिए था लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, तब वो सीन होता है हाइपर पोलराइजेशन का, ओके। उसके बाद आता है प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स। द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स along the axon as a wave in myelinated fibers. The conduction is faster due to saltatory conduction where impulse jump from one node of Ranvier to another. एक nodes of Ranvier से दूसरे, जैसे ये हो गया हमारा सेल बॉडी, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया सिनेप्टिक वेसिकल वाला टर्मिनल पार्ट, यहाँ पे हो गया ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, और इनके बीच में हमने देखा था जो स्पेस बचा ये क्या है, नोड्स ऑफ रेनवियर, ओके। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो जो जब हम नर्व इम्पल्स जो है, जब इम्पल्स जनरेट होता है तो वो कैसे जाता है, वो नोड्स ऑफ रेनवियर के ऊपर ऐसे छलांग लगाते हुए, ऐसे समझ लो, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवियर मिला, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, ऐसे ऐसे करके ये बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट तक पहुंचता है, ओके। तो एट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है? एट सिनेप्सिस न्यूरोट्रांसमीटर, हमने बताया था ना, जो टर्मिनल पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। दे बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं और ये दूसरे न्यूरॉन पे जो है उनके रिसेप्टर से बाइंड कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक। तो पहले जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो एक जो है नर्व तक था, वो दूसरे नर्व पे भी इस जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, ये दूसरे नर्व
उस न्यूरॉन पे जाके बाइंड करता है, तो उस वाले न्यूरॉन को भी पता चल जाता है अच्छा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। ओके, तो ऐसे करके जो इम्पल्स जो है वो कंडक्शन होता है उसका, यानी एक नर्व से दूसरे नर्व तक ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है यानी इंपॉर्टेंस, इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी पार्ट्स, कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, इसेंशियल फॉर रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है हमें, और अमीनो एसिड्स में जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एक्ट एज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। तो हमने जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने क्या जोड़ा था, प्रोटीन्स ही तो लगाए थे। तो अमीनो एसिड जो है प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी प्रोटीन्स को जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए हमें सबसे बेसिक यूनिट जो हमने यूज किया था वो अमीनो एसिड ही तो था, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ओके, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड ईच अमीनो एसिड कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप यानी NH2, अ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH and a hydrogen atom and a variable side chain are attached to a central carbon atom known as alpha carbon। जो हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया था वही चीजें लिखी हुई है कि अमीनो एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो हमने पहले ही कर लिया है। अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज, एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गए इसके कुछ फैक्टर्स यानी इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ इसके इस्तेमाल होते हैं। तो देखो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल अल्फा कार्बन एटम, वही चीज बार बार लिखी हुई है, बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स यानी 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये सबसे पहले हमने एक अल्फा कार्बन ले लिया सेंटर पे, 4 अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है। एक ग्रुप तो हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम हमने ले लिया, दूसरा क्या है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो चलो इधर हमने अमीनो ग्रुप जोड़ दिया NH2। ओके, और क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो चलो हमने इधर COOH जोड़ दिया। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक साइड चेन यानी R ग्रुप प्रेजेंट है, तो चलो हमने R ग्रुप भी जोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा अमीनो एसिड। ओके, तो द नेचर ऑफ साइड चेन डिटरमाइंस द केमिकल बिहेवियर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड। जो ये इतना पार्ट है ना, ये इतना पार्ट ये सब में सेम होता है, जितनी भी अमीनो एसिड है सब में चेंज होता है, केवल यही जो R ग्रुप है यही अलग हो जाता है, तो हम अलग अलग अमीनो एसिड के नाम देखते हैं। ओके, तो ये हो गया, अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो ये अमीनो एसिड का सिंपल फॉर्म है। ओके, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसके बेसिस पे हम इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, जो हम नहीं बना सकते बाय द ह्यूमन बॉडी इन सफिशिएंट अमाउंट। इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होती है जो कि हमारे बॉडी से सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनाए जा सकते। इसेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, इसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जो कि हम नहीं बना सकते और इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। इसलिए वो हमारे डाइट के थ्रू, जो हम भोजन करते हैं, जो भी चीजें हम खाते पीते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उसको सफिशिएंट अमाउंट में बना नहीं सकती, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हेल्थ के लिए आवश्यक है, तो उसको हमें अपने डाइट के थ्रू, खाने के थ्रू लेना ही चाहिए। ठीक है, इफ द इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर एब्सेंट, अगर इसेंशियल अमीनो एसिड्स एब्सेंट है डाइट में, हम जो खाते हैं उसमें नहीं प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस इज डिस्टर्ब। हमारा प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अमीनो एसिड। अगर हमारे बॉडी में अमीनो एसिड जाएगा ही नहीं तो प्रोटीन का बनाना जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग टू वेरियस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इस वजह से जब प्रोटीन ठीक से नहीं बन पाएगा तो बहुत सारे बीमारी होगी हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स जनरेट हो जाएंगे। ओके, इन ह्यूमन द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर कंसिडर्ड इसेंशियल। ये कुछ अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं, जिसको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ओके, तो पहला है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये कुछ अमीनो एसिड्स है जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ओके, अब देखो फंक्शन ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। तो
एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स एंड दे रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज एंड हीमोग्लोबिन। हार्मोन्स बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में, एंजाइम बनाने में और हीमोग्लोबिन जो आरबीसी है उसका मेन सोर्स ही हीमोग्लोबिन। देखो ये सारी चीजें बनाने में हमारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स का रोल है। Okay, some essential amino acids are also involved in energy production and regulation of metabolism. Okay, कुछ अमीनो एसिड्स होती है जो एनर्जी बनाने में और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में भी इसेंशियल होती हैं। डाइटरी सोर्सेज ऑफ अमीनो इसेंशियल अमीनो एसिड, तो कौन से वो डाइटरी सोर्सेज है, कौन से वो भोजन है जिनको हम अगर खाएं पिए डाइट में अपने इन्वॉल्व करें तो हमारे बॉडी में इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी नहीं होगी। तो सम इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन रिच फूड सच एज मिल्क, एग, मीट, फिश, पल्सेस, सोयाबीन्स एंड नट्स। ये कुछ सोर्सेज है जिसको अगर हम इनटेक करते हैं यानी अपने डाइट में ऐड करते हैं तो हमारे अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी नहीं होगी। एनिमल प्रोटीन्स आर जनरली कंसिडर्ड कंप्लीट प्रोटीन बिकॉज दे कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो जो एनिमल का प्रोटीन होता है उसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड that can be synthesized by the human body from other amino acids और metabolic intermediates। तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी खुद बना सकता है, यानी अगर कोई इसेंशियल अमीनो एसिड पहले से प्रेजेंट है तो उस इसेंशियल अमीनो एसिड से हमारा बॉडी नॉन इसेंशियल जो कि ज्यादा आवश्यकता नहीं है उस अमीनो एसिड की उसको बना सकता है। ओके, देयरफॉर दे डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो उनको हमें अगर डाइट से नहीं भी लेना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। Some important non-essential amino acids include alanine, glycine, aspartic acid, glutamic acid, serine, proline, asparagine, glutamine, tyrosine and cysteine। ये कुछ non-essential amino acids हैं। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, डिफाइन Km एंड Vmax विथ ग्राफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, तीनों में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है और 100% आ सकता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? माइकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है? इट इज द इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम काइनेटिक्स में ये माइकेलिस मेंटन जो इक्वेशन है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा जरूरी जो है इक्वेशन है। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, कोई भी रिएक्शन चल रहा होता है तो उसमें जब हम कैटेलिटिक एंजाइम ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन को तेज कर देता है। जो रिएक्शन धीरे धीरे चल रही थी, जैसे ही हम कोई एंजाइम देते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट चलने लगती है। तो उस रिलेशनशिप को बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम रिलेटेड जो रिएक्शंस होती है उनके रिलेशनशिप को बताता है। ओके, कि कैसे क्या चीजें वर्क कर रही हैं। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय लियोनोर माइकेलिस एंड मुएड मेंटन। दो साइंटिस्ट के नाम से मिलकर बना है माइकेलिस मेंटन। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं तो इनके नाम से बना है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। ओके, एंड इज वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब एंजाइम बिहेवियर। एंजाइम कैसे वर्क कर रहा है उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंड एंजाइम E combines with substrate H to form an enzyme substrate complex which then break down to form product and free enzyme। तो इस मॉडल में हमने क्या सीखा कि एक एंजाइम होता है और एक सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनाता है जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है तो वो एंजाइम का तो एंजाइम रहता ही है, जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, The rate of product formation depends on the concentration of substrate present। तो जितना ज्यादा हम सबस्ट्रेट देंगे उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। हमने क्या देखा, एंजाइम लिया हमने प्लस उसको सबस्ट्रेट से जोड़ा तो बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बन रहा है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किससे बन रहा है? एंजाइम तो हर जगह सेम है, एंजाइम हर जगह सेम है, बदल क्या रहा है? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो जितना ज्यादा सबस्ट्रेट लिया होगा उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा।
At low substrate concentration, the reaction rate increases rapidly with an increase in substrate concentration. तो देखो, जब हम सबस्ट्रेट कम लिए रहते हैं तो जब हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमने हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले लिया, यानी जो सबस्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा लिया है, तो जब भी तो वो क्या होता है, उसमें और नहीं बढ़ता रिएक्शन, जो है रेट ऑफ रिएक्शन और नहीं बढ़ता है, बल्कि वो सैचुरेट हो जाता है। ओके, इसमें ये बताया जा रहा है, हाउएवर एट हाई टेम्परेचर however at high substrate concentration the enzyme becomes saturated and rate reaches at maximum, saturate हो जाता है। The Michaelis-Menten equation is given as V max S and by Km S, यानी V is equal to V max into substrate by Km plus substrate। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर वी क्या है, वी एक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है जिस रेट से जो है रिएक्शन चल रही है, एंड वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी, यानी सबसे ज्यादा कितनी ज्यादा तेजी से रिएक्शन हो सकती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, एंड एस is the substrate concentration and Km is the Michaelis constant, ये K एक constant है। ओके, Vmax is the maximum velocity which is defined as the maximum rate of reaction when the enzyme is fully saturated with substrate. Okay, so at this point all active sites of the enzyme are occupied and increasing substrate concentration further does not increase the rate of reaction. तो जैसा कि हमने पहले देखा, अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम ले रहे हैं और अचानक से सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जा रही है, और वहीं अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा लिए हैं तो जब उसका रेट ऑफ रिएक्शन वो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, यानी वो ऑलरेडी अपने वी मैक्स स्टेट पे चल रहा था, उसकी ऑलरेडी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, तो जब हम सबस्ट्रेट को और बढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल भी और नहीं बढ़ता, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहता है। Km is the Michaelis constant is defined as the substrate concentration at which the rate velocity is half of Vmax. Okay, it is an important parameter that indicates the affinity of enzyme for its substrate. At low Km value indicates high affinity, meaning the enzyme binds substrate easily. यानी अगर Km कम है तो वो ये दर्शाता है कि जो एंजाइम है उसको अगर और सबस्ट्रेट देंगे तो और ज्यादा बाइंड कर लेगा। अगर Km ज्यादा है यानी अब उसको और ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, उसको और नहीं चाहिए, तो ये इंडिकेट करता है कि लो एफिनिटी ऑफ जो है सबस्ट्रेट। ओके, अब देखो ग्राफ, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एक्स एक्सिस एंड रिएक्शन वेलोसिटी v ऑन द y एक्सिस अ हाइपरबोलिक कर्व इज ऑब्टेन्ड। यह है रेट ऑफ रिएक्शन और यह है सबस्ट्रेट और यह है हाइपरबोलिक कर्व, यह है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये y एक्सिस, इस पे हाइपरबोलिक कर्व बन रहा है, ये सिंगल हाइपरबोलिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंजाइम इनहिबिशन विथ टाइप्स, यानी कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हमें बताना है। ओके, Enzyme inhibition refers to the process by which the activity of an enzyme is decreased or completely stopped by the presence of substance called an inhibitor। तो जब जो भी हम रिएक्शन देखते हैं उसमें जब भी हम एंजाइम डाल देते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो ये इनहिबिटर का क्या काम होता है, इनहिबिटर आके वो एंजाइम के ही काम को रोक देता है, या तो कम कर देगा, जो भी एंजाइम काम कर रहा है उसको कम कर देगा, या फिर पूरी तरीके से रोक देगा, उसको हम बोल रहे हैं इनहिबिटर। इनहिबिट मतलब होता है रोकना, वो आके रोक देता है एंजाइम के काम को। ओके, इनहिबिटर्स मे बी नेचुरल और सिंथेटिक एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। ओके, Enzyme inhibition is broadly classified into three main types. Enzyme inhibition तीन main types के होते हैं, यही है competitive, non-competitive and uncompetitive। तो सबसे पहले हम देखते हैं competitive inhibition। In competitive inhibition, the inhibitor resembles the substrate in structure and competes with it for binding at the active site of the enzyme। तो जो competitive inhibition होता है उसमें जो inhibitor होता है, जो enzyme को रोकने वाला होता है, वो enzyme के जो structure होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है और उसको जो एक्टिव साइड होता है उससे बाइंड करने के लिए रोकता है। एज अ रिजल्ट द इनहिबिटर ब्लॉक्स द सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड रिड्यूसेस द एंजाइम एक्टिविटी। यानी ये हो गया एक सबस्ट्रेट, अभी ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये हो गया एक सबस्ट्रेट। ठीक है, ये है सबस्ट्रेट, अब इससे एंजाइम आके बाइंड करेगा। एंजाइम कैसे बाइंड करेगा, एंजाइम भी तो इसी के आकार का होगा, यानी कुछ इस तरीके से, तभी तो वो इसमें फिट होगा, यानी हो गया एंजाइम। तो एंजाइम सबस्ट्रेट में फिट हो जाएगा, तब बनाएगा ना ES कॉम्प्लेक्स।
तो जो इनहिबिटर होता है ना वो भी बिल्कुल इसी के शेप का होता है, यानी ऐसे ट्राइंगल शेप का वो भी होगा, और वो जहाँ पे सबस्ट्रेट, जहाँ पे इंजाइम आके बाइंड करता है वहां पे इनहिबिटर आके बाइंड कर लेता है। अब जब इनहिबिटर आके बाइंड कर लिया और वो एस आई का कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो एस ई का कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा, यानी जो इंजाइम है वो सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ पाएगा, उससे पहले ही इनहिबिटर आके सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है कि पहले इंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट से या फिर इनहिबिटर बाइंड करेगा सबस्ट्रेट से। तो यहाँ पे इंजाइम और इनहिबिटर का एक कंपटीशन चल रहा है ना, कि सबस्ट्रेट से कौन पहले बाइंड करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। In competitive inhibition, Km increases, affinity decreases, Vmax remains unchanged। तो जो competitive inhibition होता है उसमें Km की वैल्यू बढ़ जाती है और जो Vmax होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव यानी ये कॉम्पिटिशन नहीं करता। ओके, सो इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड्स टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट था यहाँ पे ना बाइंड करके वो कहीं और बाइंड कर लेता है, ठीक है, नोन एज द एलोस्टेरिक साइट। और जहाँ पे वो बाइंड करता है उसको हम एलोस्टेरिक साइट बोल देंगे। यहाँ पे बाइंड कर लिया, यहाँ पे बाइंड करना था, यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे आके बाइंड कर लेता है। ओके, तो ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब जब यहाँ पे बाइंड नहीं किया तो यहाँ पे अपना इंजाइम आके बाइंड कर लेगा आराम से, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं हुआ। वो कह रहा है तू तेरी जगह ले, मैं कहीं और बाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। दिस बाइंडिंग कॉजेज अ कन्फर्मेशन चेंज इन द इंजाइम रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये पॉइंट याद कर लेना, इसको चाहे ना भी करना, बस इसका डेफिनेशन याद कर लेना कि कैसे क्या हो रहा है और इसमें क्या क्या होता है, यानी Km चेंज नहीं होता, Vmax घट जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कोफैक्टर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स विद एग्जांपल। ये वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं कि ऐसे सिंपली पूछ लिया व्हाट इज कोफैक्टर, व्हाट इज कोएंजाइम, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो वो चीजें हैं इसमें। ओके, तो एंजाइम्स ऑफ्टन रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो एंजाइम्स कई बार होते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर पाते, तो उनको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा कि वो आके उनकी मदद कर दे। तो ये जो कोएंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये उसमें काम आते हैं, ठीक है। तो दीज कंपोनेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोफैक्टर्स। ओके, तो देखो कोफैक्टर्स क्या है? अ कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल सब्सटेंस। ये प्रोटीन नहीं होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है बट ये प्रोटीन नहीं है। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। जब एंजाइम को जरूरत पड़ती है तब इनका जो है रोल होता है। विदाउट कोफैक्टर सम एंजाइम्स रिमेन इनएक्टिव। कई बार ऐसे होता है कि एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है, उसको कोफैक्टर चाहिए ही चाहिए तभी वो काम कर पाएगा। ओके, कोफैक्टर्स में भी इनऑर्गेनिक सच एज, कई बार एंजाइम को मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, जिंक की जरूरत पड़ती है, या फिर ये Fe+2 की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया। तो जब इनकी जरूरत पड़ती है तो उसको हम बोल देते हैं कोफैक्टर। तो यहाँ पे Mg+2 जो है वो एक कोफैक्टर है, जिसमें वो Mg+2 एंजाइम की मदद कर रहा है, ठीक है। कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज कोफैक्टर एंड आर लूजली बाउंड टू द एंजाइम। तो ये भी कोफैक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं। कोएंजाइम जो है, यहाँ पे ये आयंस के रूप में थे, यहाँ पे ये डायरेक्ट एंजाइम ही है, ये अलग एंजाइम है जो मेन एंजाइम है, और ये एक कोएंजाइम है। तो जो मेन एंजाइम है उसकी ये एंजाइम्स मदद करते हैं जाके। दे पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द केमिकल रिएक्शन बाय ट्रांसफरिंग केमिकल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल इंक्लूड NAD, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD और कोएंजाइम A। ओके, अब देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर कोफैक्टर्स दैट आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम ऑफ्टन परमानेंटली अटैच्ड। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वो कोफैक्टर है जो कि एंजाइम से टाइटली बाइंड होते हैं या फिर कई बार तो हमेशा के लिए ही अटैच रह जाते हैं। दे रिमेन एसोसिएटेड विद द एंजाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान एंजाइम के साथ हमेशा वो कनेक्टेड रहते हैं। एन एग्जाम्पल इज द हीम ग्रुप प्रेजेंट इन द सर्टेन एंजाइम्स। कई बार बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, वो परमानेंटली भी कई बार प्रेजेंट रह जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म
ऑफ एंजाइम एक्शन लॉक एंड की इंड्यूस्ड फिट मॉडल्स। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा था एंजाइम के बारे में वो ही सेम चीजें हैं जो इसमें बताना है हमें। तो ये कितना इजी पीजी हो जाएगा ना कि दोनों क्वेश्चंस कनेक्ट हो रही हैं तो एक तैयार कर लोगे अच्छे से समझ के, तो दूसरा तुम खुद ही लिख के आ जाओगे। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एक्सप्लेन्स हाउ एंजाइम इंटरेक्ट विद सब्सट्रेट टू कैटलाइज द रिएक्शन। तो वही जो मैंने एग्जांपल बताया था ना, ये हो गया एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये आके इससे बाइंड कर रहा है। ओके, तो देखो टू इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो अभी हम लॉक एंड की मॉडल देख लेते हैं। तो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय इमाइल फिशर इन 1894। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज रिजिड एंड हैज अ स्पेसिफिक शेप दैट एग्जैक्टली मैचेस द सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या है, लॉक एंड की मॉडल में जो सबस्ट्रेट है, तो जो एंजाइम, तो लॉक एंड की मॉडल में जो एंजाइम है उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, यानी वो चेंज नहीं होगा। एंड हैज अ स्पेसिफिक शेप, जो कि अपने सबस्ट्रेट से डायरेक्ट मैच होता है, यानी इसका एक फिक्स्ड जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो इसका जो सबस्ट्रेट आएगा वो भी इसमें फिट होने टाइप का ही आएगा। ओके, लॉक एंड की मॉडल नाम से पता चल रहा है ना, ताला चाबी वाला। तो जैसे जो ताला है उसका एक स्पेसिफिक चाबी होता है, वो ही चाबी लगेगा तभी वो खुलेगा, उस तरीके से उसका एक फिक्स होता है। ठीक है, तो द सबस्ट्रेट फिट्स इनटू द एक्टिव साइट लाइक की फिट्स इनटू द लॉक। जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे ऐसे फिट होता है जैसे कि एक जो ताला होता है उसमें चाबी फिट हो जाए, फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट आर रिलीज्ड एंड द एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो जो प्रोडक्ट वो रिलीज हो जाता है और जो एंजाइम हो वो ऐसे का वैसा ही रह जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, ये दोनों आके इस पे बाइंड किए और ये दोनों पहले अलग अलग थे, अब ये दोनों एक हो गए। देखो इधर ये एक हो गए, ये बन गया प्रोडक्ट, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, ये बन गया प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट बना ये निकल गया और ये जो एंजाइम है ये ऐसे का ऐसे ही रह गया। अब ये दूसरा सबस्ट्रेट आगे बाइंड करेगा इस पे, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनेगा और ये एंजाइम ऐसे का ऐसा ही रहता है, ये फिक्स्ड इसका पोजीशन है। ठीक है, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या होता है, दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डैनियल कोसलैंड। According to this model, the active site of the enzyme is not rigid but flexible। तो इस मॉडल में क्या होता है, जो एंजाइम है वो फिक्स नहीं है, ये कोई भी आकार ले लेगा, जो भी सबस्ट्रेट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये कोई भी आकार ले लेता है। When the substrate approaches the enzyme, it induces change in the shape of the active site allowing the better fit। तो जो एंजाइम है वो अपना शेप चेंज कर लेता है, जो सबस्ट्रेट का शेप है उसके अकॉर्डिंग ऐसा शेप बना लेगा ताकि दोनों फिट हो जाएं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है और जो डाइजेशन होता है ह्यूमंस में वो बताना है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे मुंह से लेके बिल्कुल एनस तक जो एक पाइप होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इगेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। इट इज अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग, 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेशलाइज्ड पार्ट्स। इसमें अलग अलग पार्ट्स आते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हम उसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा माउथ, ओरल कैविटी। ठीक है, डाइजेशन बिगिंस विथ माउथ, यानी इन माउथ फूड इज मैकेनिकली ब्रोकन डाउन बाय टीथ एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा। जैसे ही हम फूड को अपने मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जब हम उसको चबाते हैं और सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर देते हैं ना, जब उसके बाद ही तो अंदर लेते हैं। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि उसको जो है डाइजेशन में मदद करता है। व्हिच स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माल्टोज। जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले पार्ट्स में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स या फिर ईसोफेगस। माउथ से ईसोफेगस में गया फूड। ठीक है, द फेरिंग्स एक्ट एज पैसेज फॉर फूड। ये एक पाइप की तरह होता है जो फूड को अंदर ले जाता है हमारे पेट में। वाइल द ईसोफेगस ट्रांसपोर्ट्स द फूड टू स्टोमक बाई पेरिस्टाल्सिस। मूवमेंट करता है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता हुआ हमारे पेट तक भोजन को पहुंचा देता है। विच इज अ वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो एक वेव की तरह लेके जाता है खाने को। ठीक है, तो ऐसे वेव की तरह।
ओके। तो स्टोमक आता है थर्ड पार्ट। द स्टोमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन है ये, वेयर फूड इज टेम्पोरली स्टोर्ड एंड पार्सली डाइजेस्टेड, जहां पे फूड को थोड़े टाइम के लिए स्टोर किया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, पार्सली डाइजेस्ट किया जाता है। ओके। इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, विच कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पेप्सिन एंजाइम्स, म्यूकस। HCl प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ये एसिड प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एंड एक्टिवेट्स पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द पेप्टाइड्स। तो जो पेट में हमारा भोजन जाता है तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, तब जाके जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है तोड़ के। ओके, डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये सबसे लंबा पार्ट है, एंड इज डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, अब इनके थ्रू हमारा खाना अंदर तक जा रहा है। तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है वो पैनक्रियाज से, जो पैनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं उनसे जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनकी मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज, ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये रिलीज होते हैं तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब इनके थ्रू डाइजेशन होता है। ठीक है। बाइल जूस फ्रॉम लीवर हेल्प्स इन फैट इमल्सिफिकेशन, यानी जो बाइल जूस होता है वो लीवर से रिलीज किया जाता है और वो फैट को तोड़ने में मददगार होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर थ्रू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, तो जब जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, जब हमने भोजन को तोड़ा और तोड़ा और तोड़ते गए, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट बचता है उसको जो माइक्रोविलाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है वो न्यूट्रिएंट्स। ओके। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो भोजन जो है वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में गया है। इट इंक्लूड्स सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये तीन पार्ट्स हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इट एब्जॉर्ब्स वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड सॉल्ट को भी, एंड फॉर्म्स फाइसीज। तो जो भोजन है वो हमारा वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो फाइसीज में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्टली वो फाइसीज जो है हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो हमने पढ़ा पूरा, तो उसमें क्या क्या होता है। डाइजेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हमने एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, तो जिसमें बिगिंस इन माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होता है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम काम करता है। ओके, कंटिन्यूअस इन स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है ये। उसके बाद आता है प्रोटीन का डाइजेशन, बिगिंस इन स्टोमक, पेप्सिन, जो पेप्सिन होता है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को, ये स्टोमक में होता है, एंड कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट डाइजेशन, फैट का डाइजेशन होता है मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें बाइल जो है इमल्सिफाइज फैट्स, तो जो बाइल जूस है वो फैट को तोड़ देता है, एंड लाइपेजेस ब्रेक्स फैट इनटू फैटी एसिड, जो लाइपेज होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं फैट्स को, एंड ग्लिसरॉल को तोड़ देते हैं। ओ देखो, यहाँ से फूड हमारा अंदर गया, फूड हमारा माउथ से अंदर गया, यहीं पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये है ईसोफेगस वाला पार्ट, ये हो गया ईसोफेगस, एंड ये एक लंबी पाइप होती है। उसके बाद हमारा भोजन गया स्टोमक में, यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब स्टोमक से गया ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीन पार्ट्स होते हैं। ओके, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे घूम घूम के फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है फाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस पाथवे विथ एनर्जी यील्ड एंड रेगुलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट निकालते हैं और कुछ एनर्जी भी रिलीज करते हैं। ओके, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक सेल्स एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ये ग्लाइकोलिसिस दोनों टाइप के साइटोप्लाज्म, लाइक एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, एनएरोबिक हो, दोनों साइटोप्लाज्म में हो जाता है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 10 एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस। तो इस प्रोसेस में 10 एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड द एनर्जी पे ऑफ फेज। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज है उसमें हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, यानी एटीपी को लगाते हैं, और जो दूसरा फेज है उसमें एनर्जी हमें
मिलता है, यानी एनर्जी पे ऑफ फेज, पहले हम पैसा खर्च करते हैं फिर हमें पैसा मिलता है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं सबसे पहला फेज 1 एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। जैसे हम पैसा खर्च करते हैं तो पैसा कमाते हैं, वैसे ही यहाँ पे एनर्जी को लगाएंगे तभी तो एनर्जी पाएंगे। ओके, इन दिस फेज एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू एक्टिवेट ग्लूकोज। तो सबसे पहले एनर्जी लगाया जाता है ताकि ग्लूकोज एक्टिवेट हो जाए। ओके, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग एटीपी। तो ग्लूकोज एक्टिव हो गया, ग्लूकोज को जो है हम फॉस्फोराइलेट कर देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको हम फर्दर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। अनदर एटीपी इज यूज्ड टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो फिर से एक एटीपी लगता है। दस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड इन दिस फेज। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 2 एटीपी का इस्तेमाल कर लिए, यानी 2 एटीपी खर्च कर दिए। अब बारी है हमारी एटीपी कमाने की। अब देखो, एनर्जी पे ऑफ फेज है, यानी इन दिस फेज एनर्जी जनरेटेड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये टूटता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दीज मॉलिक्यूल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसिंग NADH। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर्स वाया प्रोड्यूसिंग एटीपी। फाइनली पायरुवेट इज फॉर्म्ड। अभी हम इसको जो पाथवे है ना उसके थ्रू समझेंगे। ओके, तो देखो, नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। तो इसमें क्या होता है, एटीपी यूज करते हैं हम 2, एटीपी बनता है 4, और नेट गेन कितना हुआ, फायदा कितना हुआ 2 एटीपी का, 2 हमने खर्च कर दिया 4 मिला, यानी 2 का फायदा हुआ। और NADH कितना बना, 2 NADH बना, ठीक है। ये है हमारा ग्लूकोज का पाथवे, यानी ये मेटाबॉलिक पाथवे है। तो देखो, सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ग्लूकोकाइनेज ये एंजाइम है, यहाँ पे एटीपी लग रहा है, Mg+2 के साथ में एटीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट बन रहा है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज से जो है यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तब भी यहाँ पे एटीपी लग रहा है। ओके, अब देखो, अब जैसे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, ये 2 चीजों में कन्वर्ट होगा, एक तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो अब ये दोनों रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से फर्दर रिएक्शन जो है चलने लगता है। तो जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 1,3, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एसिड में। उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ये कन्वर्ट होता है फिर 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। उसके बाद हमारा बन जाता है पायरुविक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल विथ डायग्राम एंड सिग्निफिकेंस। यानी डायग्राम के साथ क्रेब्स साइकिल को डिस्क्राइब करो और उसके इंपॉर्टेंस भी बताओ, ठीक है। तो द सिट्रिक एसिड साइकिल ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। इट इज अ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है उसमें ये चलता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स बिफोर एंटरिंग द साइकिल। पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। वो ही पायरुवेट जो हमने ग्लूकोज में बनाया था, हमने एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनाया था ना, वो ही पायरुवेट जो है उसी पायरुवेट से हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है। वो पायरुवेट सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, फिर हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है। ओके, तो स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन करता है ऑक्जेलो एसीटेट से। ये तुम बाद में पढ़ लेना, हम साइकिल ही डायरेक्ट देखते हैं। वो ही साइकिल का चीज इधर लिखा हुआ है कि कौन किससे बाइंड करेगा, क्या बनाएगा, तो वो हम साइकिल में देख लेते हैं। इसको आप एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लो। ओके, तो चलिए हम साइकिल पे चलते हैं। ये रहा साइकिल। अब आया हमारा ग्लूकोज से पायरुवेट निकल के आया 3 कार्बन का, 2 पायरुवेट निकल के आया, जिससे हम एक पायरुवेट को लेके उसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलके बनाता है सिट्रिक एसिड,
ठीक है। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एक इधर भी NADH निकला है, इधर भी NADH निकला है, इधर भी NADH निकला है। तो ये NADH जो है ये एनर्जी का रूप है, ठीक है। ये ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं जाके, तो यहाँ पे एनर्जी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, ये याद करना है तुमको साइकिल। फिर ये साइकिल जाके सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है। ये जो डॉट 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 दिख रहा है यानी इसमें और भी इंटरमीडिएट्स आए हैं बीच में, ठीक है। जहां पे ये डायरेक्ट बना है, समझ लो वो डायरेक्ट आया है, जहां पे ये डॉट 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 दिख गया है यानी कि यहाँ पे और भी कोई इंटरमीडिएट था। ओके, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से फिर ऐसे प्रोसेस चलता है, फिर वो सक्सिनिक एसिड तक पहुंचता है। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड से कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे फिर से एसिटाइल एंजाइम के साथ मिलके ये फिर से सिट्रिक एसिड बना लेता है। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता है। नेक्स्ट है एनर्जी यील्ड। जो हमने साइकिल देखा उसमें एनर्जी कैसे निकली, तो हमने देखा उसमें 3 NADH निकला, एक FADH2 निकला और एक ATP निकला। चलो देख लेते हैं। ATP GTP के रूप में निकला है। ओके, तो देखो 3 NADH हमने बात किया ना, 3 NADH निकल गया और एक ATP निकला। ATP इधर निकला है GTP के फॉर्म में। कहाँ गया ATP? ये रहा, ये GTP से GTP में कन्वर्ट हुआ है। तो ये GTP जो है एक प्रकार से ATP ही है। ओके, और क्या निकला? एक FADH2 निकला है। ये रहा FADH2, FAD प्लस से FADH2 बन रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई एनर्जी की। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस फाइनल कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये एक फाइनल कॉमन पाथवे है जहां पे हम कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। प्रोड्यूसेस हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक NADH एंड FADH2 एंड प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट फॉर बायोसिंथेसिस, सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, ये हो गए इसके कुछ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एसिटाइल कोएंजाइम NADH एंड FADH2। हमने देखा जो एसिटाइल कोएंजाइम है ए है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल में आया था, वो आया कहाँ से, वो जनरेट कहाँ से हुआ? तो वो जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है वहां से जनरेट होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो बीटा ऑक्सीडेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड्स को तोड़ते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस चलता है और वो फैटी एसिड तोड़ते हैं तो बनता है क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADH एंड FADH2, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो दिस प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इन्वॉल्व्स रिपीटेड साइकिल ऑफ रिएक्शंस। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रोसेस चलता है और ये बार बार चलता है। ओके, तो स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन यानी जो फैटी एसिड है उसको तोड़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो देखते हैं। ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स, जो हम रिपीट पे चलाते हैं। हर साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम फैटी एसिड को जो है ऑक्सीडाइज करेंगे, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करके प्रोड्यूसिंग FADH2। ओके, उसको हम सबसे पहले ऑक्सीडाइज कर दिए। उसके बाद आता है हाइड्रेशन, वाटर इज एडेड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए। जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है उसमें हम अब हाइड्रेशन करेंगे तो वो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो NADH बनाएगा। सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया तो FADH2 बनाया, दूसरी बार ऑक्सीडाइज किया तो NADH बनाया। ओके, थायोलिसिस करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड एंड द फैटी एसिड चेन इज शॉर्टेंड। तो थायोलिसिस में एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम रिलीज कर देंगे और जो फैटी एसिड चेन है उसको वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, फैटी एसिड को हमने तोड़ दिया ना, उसकी चेन छोटी हो गई ऑब्वियसली। तो अब ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। द साइकिल रिपीट्स अंटिल द एंटायर फैटी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो फैटी एसिड की चेन है वो छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक फैटी एसिड जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ओके, तो एनर्जी यील्ड एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड, एक फैटी एसिड है। इसमें कैसे एनर्जी निकलेगा, क्या क्या होगा? तो प्रोड्यूसेस मल्टीपल एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स बनाता है और ईच एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स इंटर्स क्रेब साइकिल। और जितने भी हमने जो क्रेब साइकिल देखा था ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए उसमें इन्वॉल्व था, तो ये सारे जितने भी एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होते हैं सब क्रेब साइकिल में जाते हैं। ओके, जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ ATP और इस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे ATP यानी एनर्जी जो है जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म।
अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द रिमूवल एंड ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जो है रिमूवल यानी रिमूव कर देना और अमीनो एसिड ग्रुप को ट्रांसफर कर देना, विच इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो देखो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन। तो सबसे पहला है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द अमीनो ग्रुप NH2 of amino acid is transferred to keto acid resulting in the formation of a new amino acid and a new keto acid। तो इसमें क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन में एक अमीनो ग्रुप को लेंगे हम और उसको ट्रांसफर कर देंगे कीटो एसिड के पास, यानी इस अमीनो ग्रुप को हम इस कीटो एसिड के पास ट्रांसफर कर देंगे। तो जब इसके पास ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों जो है एक नया अमीनो एसिड एक नया कीटो एसिड बना लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। ओके, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम नोन एज अमीनो ट्रांसफरेज और ट्रांस एमिनेज। ये एंजाइम होते हैं जो इनमें इसको करवाते हैं एंड रिक्वायर्स पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP एज को एंजाइम। और जो हमने बताया था ना, एंजाइम के साथ एक को एंजाइम आता है ताकि एंजाइम बहुत अच्छे से काम कर सके, तो यहाँ पे PLP को एंजाइम की तरह काम कर रहा है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B6, जो कि विटामिन B6 से डिराइव किया गया है, यानी बनाया गया है या लिया गया है। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांस एमिनेशन का, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमने बताया था ना, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स इतने जरूरी नहीं है कि हमें उनको अपने डाइट के थ्रू, अपने भोजन के थ्रू अपनी बॉडी में लेना ही है, उसको हमारा बॉडी खुद बना सकता है। जैसे अभी हमने पीछे पेज पे देखा ना कि विटामिन B6 से एक को एंजाइम ले रहे हैं और एंजाइम के साथ मिलके वो जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बना दे रहा है। ओके, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स, यहाँ पे अमीनो एसिड्स का कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, ठीक है, चैनलिंग अमीनो ग्रुप्स इनटू ग्लूटामेट फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। ओके, डीएमिनेशन में क्या होता है, डीएमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। वहां पे ट्रांस एमिनेशन हो रहा था, ट्रांस यानी वहां पे उसको अमीनो एसिड को ट्रांसफर, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पे डीएमिनेशन में अमीनो ग्रुप को निकाल ही दे रहे हैं फ्रॉम एन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड से जब हम अमीनो ग्रुप को निकाल देते हैं तो क्या बनता है, इन द फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड कीटो एसिड। ओके, टाइप्स ऑफ डीएमिनेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में लीवर में होता है ये, एंड कैटेलाइज्ड बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ये क्या बनाता है, एक अमोनिया एंड एक अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाता है। और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में ये होता है विदाउट ऑक्सीजन। नॉन ऑक्सीडेटिव नाम से पता चल रहा है कि नॉन ऑक्सीडेटिव, यहाँ ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल है सीरीन डीएमिनेशन। ओके, इसका रिएक्शन एग्जांपल है इसका, एक ग्लूटामेट से जब हम एक अमीन ग्रुप को निकाल देते हैं तो यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है और एक अमोनिया भी बनता है, ठीक है, यानी रिलीज होता है। बेसिकली हम इसको तोड़ रहे हैं, एक अमीनो ग्रुप निकाल रहे हैं तो बचता क्या है, एक अल्फा कीटो ग्लूटारेट और एक अमोनिया। तो इट प्रोवाइड्स अमोनिया फॉर यूरिया फॉर्मेशन, और जो ये अमोनिया है ये फर्दर यूरिया फॉर्मेशन में, यूरिया को बनाने में मददगार होता है, यूरिया को बनाने में चला जाता है। ओके, लिंक्स अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म विद क्रेब्स साइकिल। तो ये जो है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने का काम करता है एंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन। और ये बहुत सारा, जब इसमें डीएमिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, अमीनो ग्रुप को निकाल रहे हैं, यानी जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है उसको निकालने में मददगार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल विथ स्टेप्स एंड सिग्निफिकेंस। अब यूरिया साइकिल जो हमने कहा ना, ये अमोनिया यूरिया में चला जाता है यूरिया बनाने में, तो यूरिया साइकिल देख लेते हैं। यूरिया साइकिल ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल, it is the metabolic pathway by which toxic ammonia is converted into urea for excretion। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे एक टॉक्सिक अमोनिया जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उसको हमारा बॉडी यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया को हम एक्सक्रीट कर देते हैं एंड इनटू कन्वर्टेड इनटू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। इट occurs primarily in the liver and involves both mitochondrial and cytosolic reactions। तो ये लीवर में होता है और माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोसोलिक रिएक्शन दोनों जगह पे ये रिएक्शन चलता है। ओके, अभी हम देखते हैं और अच्छे से थोड़ा ओवरऑल रिएक्शन कैसे चलता है ये यूरिया साइकिल का। तो देखो, सबसे पहले अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और एस्पार्टेट के साथ मिलता है और ये यूरिया बनाता है प्लस फ्यूमरेट बनाता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, द साइकिल कंज्यूम्स 3 ATP और इसको यूरिया और फ्यूमरेट बनाने में 3 ATP मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डिटॉक्सिफाइज अमोनिया हाईली टॉक्सिक, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको निकाल देता है, उसको यूरिया में
कन्वर्ट कर देता है और यूरिया के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। मेंटेन्स नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन को बैलेंस करके रखता है, ओके। यूरिया इज एक्सक्रीटेड वाया किडनी के थ्रू, ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है एंड लिंक्स अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ओके। ओके अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको हम फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताना है और यूरिन कैसे बनता है वो बताना है, ओके। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सबसे पहली लाइन इसको याद कर लो, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो किडनी ही जो है यूरिन की फॉर्मेशन करता है, ओके। ईच ह्यूमन किडनी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स। ईच किडनी, हर एक किडनी में 2 किडनी होती है, एक किडनी में जो है 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं which collectively filter blood and maintain fluid and electrolyte balance, जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में और फ्लूइड सब चीजों को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो एक नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक मालफिजियन ट्यूब्यूल जिसको हम रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं, दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल, यानी एक हो गया मालफिजियन बॉडी और हो गया दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, ओके। रीनल कॉर्पस्कल या फिर मालफिजियन बॉडी को हम देखते हैं सबसे पहले। इट इज द इनिशियल फिल्टरिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस। तो जो मालफिजियन ट्यूब्यूल है ये सबसे इनिशियल पार्ट है नेफ्रॉन का, जो कि फिल्टरिंग में काम करता है। तो सबसे पहला आता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट यानी जो रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू जाने वाली आर्टेरियोल्स होती है उनको हम अफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, ठीक है। इट परफॉर्म्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ग्लोमेरुलस जो है ये एक कैपिलरी है जो एफरेंट आर्टेरियोल से बनी हुई है एंड इट परफॉर्म्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का ग्लोमेरुलस में। अभी हम इसका स्ट्रक्चर से समझेंगे, ओके। ये रहा स्ट्रक्चर। इस पार्ट है हमारा मालफिजियन ट्यूब्यूल का बोमेंस कैप्सूल, ओके। अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस। एक जो ग्लोमेरुलस होता है उसके ग्लोमेरुलस को ये सराउंड करके रखता है बोमेंस कैप्सूल। इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले देखो, हो गया हमारा ग्लोमेरुलस कप शेप का और उसके अंदर क्या आ रहा है, अफेरेंट आर्टेरियोल। ये हो गया नेटवर्क टाइप का बनाता है ये अफेरेंट आर्टेरियोल। इसमें जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा ये ग्लोमेरुलस, अफेरेंट आर्टेरियोल और ये बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ये पार्ट, इतना पार्ट में सबसे ज्यादा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ओके। अभी हम आगे देखेंगे रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट। तो देखो, renal tubule is a long tubular structure divided into the following parts. Proximal convoluted tubule PCT, first part of tubule, major site of reabsorption of glucose, amino acid, salts and water. तो PCT जो फर्स्ट पार्ट होता है renal tubule का, यहाँ पे सबसे ज्यादा reabsorption होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सॉल्ट का एंड वाटर का। और उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले जिसमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। तो सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप। लिम्स प्लेज अ की रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो जो यूरिन का कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने में इनका रोल होता है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल होता है वाटर को एंड असेंडिंग लिम्ब होता है इम्परमिएबल टू वाटर बट ट्रांसपोर्ट आयंस, ओके। तो देखो अभी समझेंगे हम। सबसे पहले देख लो इसका पार्ट दिखाएंगे अभी स्ट्रक्चर में। तो देखो डीसीटी, उसके बाद आता है पीसीटी, के बाद आता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद आता है डीसीटी। डीसीटी इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स एंड एल्डोस्टेरोन। इसमें जो है कुछ कुछ चीजों का ही एब्जॉर्प्शन होता है और ये जो है एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता है डीसीटी को। एंड उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे यूरिन को जो है वो रिसीव किया जाता है फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, वहां से जो है कलेक्टिंग डक्ट, यानी एक ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से कहीं नेफ्रॉन से आ रहा है, यहाँ से कहीं से नेफ्रॉन से आ रहा है, सारे जो है यूरिन को इधर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन अकर्स हियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हो गया हार्मोन, इसके अंडर जो है सारे जितने भी यूरिन्स आते हैं सारे नेफ्रॉन्स से, सब यूरिन जितना भी टोटल यूरिन हुआ है उसका फाइनल कंसेंट्रेशन किया जाता है, ओके। उसके बाद अभी हम देखते हैं इसके पार्ट्स। पहले
तो देखो हमने बोमेंस कैप्सूल, मल्फिजियन ट्यूब्यूल का पढ़ लिया सबसे पहले। उसके बाद आता है हमारा रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है ये येलो वाला पार्ट, जिसमें आता है हमारा सबसे पहले पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया। एंड उसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आता है हमारा ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये डीसीटी कनेक्ट होता है किसमें, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इस कलेक्टिंग डक्ट में। और ऐसे ये देखो ये जो बना है ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स से यूरिन जो है वो कलेक्ट करता है। फिर यहाँ पे फाइनल कंसेंट्रेशन होता है यूरिन का। ओके, अब देखो मैकेनिज्म कैसे चलता है। Urine formation occurs through the three main processes: glomerulus filtration, ultrafiltration, जो हमने बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन करवाया था ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उधर सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ब्लड इंटर्स द ग्लोमेरुलस अंडर द हाई प्रेशर, जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है हाई प्रेशर के अंडर में। वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, यूरिया आर फिल्टर्ड इनटू बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में इनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। एंड देन व्हाइल लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स रिमेन इन ब्लड, ये ब्लड में ही रह जाते हैं। द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम फिल्ट्रेट। उनमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। तो वाटर एंड सॉल्ट जो है रीएब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल। फिर आगे आगे जैसे प्रोसेस चलता है और ट्यूब्यूल्स के पार्ट आते हैं जो वहां पे वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लूप ऑफ हेनले हेल्प्स इन क्रिएटिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो एक डिसेंडिंग लूप, फिर वो असेंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट बनाने में काम आता है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है Certain substances like hydrogen ion, potassium ion and drugs are actively secreted into the filtrate from blood, ठीक है। तो जो सर्टेन लाइक आयंस होते हैं ये एक्टिवली सिक्रेट कर दिए जाते हैं फिल्ट्रेट में फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से सिक्रेट किए जाते हैं। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच बैलेंस एंड रिमूविंग टॉक्सिन। तो यहाँ पे ये जो आयंस होते हैं ये सिक्रेट किए जाते हैं ताकि पीएच बैलेंस हो सके और इन टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिए जा सके। ओके, तो फाइन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में सबसे पहले हमने देखा आफ्टर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन द रिमेनिंग फ्लूइड इज कॉल्ड यूरिन। जो बचा हुआ जो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के बाद जो बचा हुआ फ्लूइड होता है उसको हम यूरिन बोलते हैं। इट पासेस थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये यूरिटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लड में, फिर यूरिथ्रा से हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, रिमूव्स द मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, इनको हम जो है रिमूव कर देते हैं इस प्रोसेस से। मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, मेंटेन किया जाता है इसके थ्रू। एंड रेगुलेट्स पीएच ऑफ ब्लड, कंट्रोल्स ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के थ्रू। ओके, मसल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जो मसल टिश्यू होता है वो कंट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए बना है, ठीक है। अमंग द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल इज वॉल्यूंटरी एंड स्ट्रिएटेड। जो 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं उसमें से जो स्केलेटल मसल होता है ये वॉल्यूंटरी होता है, ये हम अपने अकॉर्डिंग हिला सकते हैं हाथ को जैसे, और स्ट्रिएटेड होते हैं। एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली इन्हीं की वजह से ही हम बॉडी को मूव कर पाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो जो मसल स्केलेटल मसल है वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल मसल फाइबर से बना होता है, ठीक है। ईच मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सराउंडेड बाय मेंबर्स कॉल्ड सार्कोलेमा। जो मसल फाइबर होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो घिरा हुआ होता है सार्कोलेमा से। और इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनसाइड ईच मसल फाइबर आर मेनी पैरेलल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। ईच मसल फाइबर यानी हर जितने भी मसल फाइबर्स हैं उसमें मायोफाइब्रिल्स नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पैरेलली, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कंट्रैक्शन, जो कि कंट्रैक्शन में मदद करते हैं।
Each myofibril consists of repeating units called sarcomeres, which are functional for the muscle contraction. तो ये जितने भी मायोफाइब्रिल्स है उसमें सार्कोमियर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के। अगर हम पूरा बेसिक से देखो तो सबसे पहले हमारा आता है सार्कोमियर, उसके बाद आता है मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स के बाद आता है सार्कोलेमा एंड देन आता है हमारा मसल फाइबर। ओके, यहाँ पे देखो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर में क्या होता है, सार्कोमियर इज द रीजन बिटवीन टू जेड लाइंस एंड कंटेन्स अ थिक थिन जो है एक्टिन फिलामेंट एंड थिक मियोसिन। जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो थिन होता है और जो मियोसिन होता है थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, तो सार्कोमियर में होता है एक ए बैंड, एक जो कि डार्क बैंड होता है वो मियोसिन को रिप्रेजेंट करता है, और जो आई बैंड होता है वो लाइट बैंड होता है, वो एक्टिन को रिप्रेजेंट करता है। एंड एच जोन जो होता है वो सेंट्रल रीजन होता है विद ओनली मियोसिन, जिसमें केवल मियोसिन प्रेजेंट होता है, और जो जेड लाइन होती है वो बाउंड्री होती है सार्कोमियर की। तो देखो ये जो अब देखते हैं इधर से, ये जो जेड लाइन है ये बाउंड्री है सार्कोमियर की। ठीक है, ये जेड लाइन, 3 जेड लाइन दिख रही है ना। और देखो, और ये ए बैंड, ये ए बैंड, इसमें सार्कोमियर ये बीच वाली जो लाइन है जो जेड लाइन से नहीं जुड़ी हुई है, ये है देखो, ये है ए बैंड। ठीक है, ए बैंड। ओके, और जो आई बैंड है वो लाइट बैंड है, ये है आई बैंड जिसमें ये जो जेड लाइन है उसके किनारे का जो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा है ना, इन दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं आई बैंड। ओके, और जो एच जोन है वो क्या है, जहाँ पे केवल मियोसिन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एच जोन, सेंट्रल रीजन विद ओनली मियोसिन, ये हो गया हमारा एच जोन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है थ्रू स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। तो मसल कंट्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच एक्टिन थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मियोसिन थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट है वो मियोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर ये स्लाइड करता है, लीडिंग टू शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। जब ये स्लाइड करता है तो सार्कोमियर छोटा हो जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी उस डायग्राम में। व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस द मसल फाइबर इट कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम +2 आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। तो जैसे ही नर्व इंपल्स रीच करता है, मसल फाइबर तक पहुंचता है, तो एक जो है वो कैल्शियम +2 आयन को रिलीज कर देता है, और जो कैल्शियम +2 आयन है वो जाता है फर्दर बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ। ठीक है, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर लेगा तो वहां पे क्या होगा, रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन। तो जो एक्टिन पे एक हमें दिखेगा एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है, तो मियोसिन हेड जाके उस पे एक्टिव साइट पे अटैच कर जाता है, अटैचेड टू दीज साइट्स फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी द मियोसिन हेड्स पुल द एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड, पावर स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं कॉजिंग कंट्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर दिस एटीपी बाइंड्स अगेन टू डिटैच, फिर से एटीपी बाइंड करता है ताकि वो डिटैच कर सके, एंड देन मियोसिन हेड, जो मियोसिन का हेड है, एंड द साइकिल रिपीट्स एज लॉन्ग एज कैल्शियम एंड एटीपी प्रेजेंट। तो जितनी देर तक कैल्शियम और एटीपी प्रेजेंट होता है उतनी देर तक ये साइकिल चलता रहता है। एंड व्हेन द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक द मसल रिलैक्स, और जैसे ही कैल्शियम आयंस को हम वापस ले लेते हैं तुरंत जो मसल है वो रिलैक्स कर जाता है। ठीक है, तो I hope you liked the video. If you liked, please like, comment, share and subscribe. So we'll meet in next video. Till then, bye.